सेकंड ईयर चैप्टर 1 का टॉपिक यहाँ पर हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसमें हम आगे फर्दर जो है वो मेन टॉपिक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और इसका आगे जो सब टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़रा इसको एक लिस्ट में देख लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ओएस, रियल टाइम ओएस, मल्टी प्रोसेसर ओएस, पैरेलल प्रोसेसिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस एंड एम्बेडेड ओएस। ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं और ये फंक्शनैलिटी के लिहाज से और प्रोग्रामिंग के लिहाज से भी ये जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप की क्या जो है वो स्पेशलिटी है और किसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पर स्टैंड करती है। स्टार्ट करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये लेफ्ट साइड पे आपके सामने एक कंसेप्चुअल डायग्राम है और साथ आप ही की बुक का एक जो है वो पेज है। ये चैप्टर नंबर 1 में से है सेकंड ईयर की। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सेम टाइप ऑफ जॉब्स के ग्रुप बनाता है, उनको इकट्ठा करता है और फिर यानी कि ये जो ग्रुप्स बनाता है सेम टाइप ऑफ जॉब्स के, तो उसके बैचेस बनते हैं। उनको हम ग्रुप्स को हम बैचेस कहते हैं और हम फिर एक बैच को एक टाइम में 1 बाय 1 करके जो है वो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, चलाया जाता है। और ग्रुपिंग कैसे होती है कि जो सेम टाइप ऑफ जॉब्स होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है एक ग्रुप की शक्ल में, उनको जो है वो किया जाता है जिनको हम बैच कहते हैं और फिर बैचेस को 1 बाय 1 चलाया जाता है। इसमें सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो बैचेस पहले बने थे उनको पहले चलाया जाए, जो बाद में बने थे उनको बाद में चलाया जाए अगर प्रायोरिटी सेट नहीं हुई भी तो। बहरहाल इसकी सादा सी जो है वो एक्सप्लेनेशन ये बनेगी कि सेम टाइप ऑफ जॉब्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, एक तरह की जो चीज़ें होंगी उनको एक तरह के ग्रुप बनेंगे और उनको फिर जो है वो सीक्वेंस के लिहाज से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ईजी और एफिशिएंट अप्रोच है ये, क्योंकि सेम टाइप ऑफ जॉब जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको परफॉर्म करने के लिए फिर कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट एक ही जैसी होती है, तो इस तरह से वो जल्दी जो है वो एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं और एफिशिएंट कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है। तो इसकी एग्जांपल जो इस तरह से है कि बैंक्स में हर माह जो है वो हर अकाउंट होल्डर के लिए एक अकाउंट स्टेटमेंट प्रिंट की जाती है। अब ये अकाउंट स्टेटमेंट जब हम प्रिंट करते हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर उस बैंक में लेट से कि अगर 1000 बंदे का जो है वो अकाउंट है तो 1000 बंदे की जो अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करना एक ही जैसा काम है, मतलब कंप्यूटर के लिए वो एक ही काम है। बेशक वो 1000 टाइम्स प्रिंट करेगा उसको, लेकिन काम उसके लिए वो एक ही है, तो उसका फिर एक ही बैच बनेगा। इस तरह से कोई और अगर टास्क होगा तो उसको कोई दूसरा बैच बनेगा, फिर कोई और अगर टास्क होगा तो उसका फिर तीसरा बैच बनेगा। इस तरह से मतलब इसमें सेम टाइप ऑफ जो जॉब्स होती हैं उनको इकट्ठा करके बैच बनाए जाते हैं, बैचेस को सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके लिहाज से तो यहाँ से ये बात है। अब कंसेप्चुअल डायग्राम में भी आप देख लें, मिड में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3। ये जॉब्स को इकट्ठा करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा वाला? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। इसको बीपीओएस भी कहते हैं। और इकट्ठा करके उसके बाद वो उसके बैचेस बनाता है। बैचेस बनाने के बाद फिर सीपीयू को वो भेज देता है और सीपीयू फिर उनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है। ये लेफ्ट से राइट पे आपने डायग्राम को देखना है। जॉब 1, जॉब 2 एंड जितनी भी जॉब्स होंगी जॉब एन तक सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होंगी। वो क्या करेगा कि इनके बैचेस बनाएगा और फिर सारे के सारे बैचेस को 1 बाय 1 सीपीयू के पास भेजा जाएगा। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है जो है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगली जो टाइप है वो हमारे पास है एमपीओएस। इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि एक प्रोग्राम को या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को जो है वो मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है और लोड करने के बाद जो है वो सिंगल सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करता है। याद रखेंगे कि एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा और फिर सिंगल सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, होगा क्या कि जो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होंगे इसमें से सीपीयू एक को एग्जीक्यूट करेगा, बाकियों को रखेगा वेटिंग में या क्यू में रखेगा। और अगर एक प्रोग्राम बिजी हो जाएगा तो उस प्रोग्राम को वो बिजी ही रहने देगा, उसकी जगह किसी और को रन कर देगा ताकि टाइम सेव हो सके, चाहे रिसोर्सेज ज़ाया ना हो सकें। और इसमें होता क्या है कि तमाम जो है वो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रन किए जा सकते हैं। इसको मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं? मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे प्रोग्रामिंग। आप सबको पता है कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है। प्रोग्रामिंग बेसिकली जो है वो कंप्यूटर को हम ये गाइड करते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को जो है वो ये बताएगा व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सारी की सारी चीज़ें। अब इस सारी बात में ये समझ आती है कि हमें जो है वो हम इसमें जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, इवन के जितने भी हैं, तो उनको जो है वो मेन मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाएगा और सीपीयू एक ही होगा। इसमें ये याद रखेंगे, बैच जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है एमपीओएस, तो इसके अंदर जो है वो सीपीयू एक ही यूज होगा, प्रोग्राम्स काफ़ी सारे होंगे। दैट इज़ वाई इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो 1 बाय 1 ही वो चलाए जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर एक कोई प्रोग्राम बिजी होगा
तो फिर जो है दूसरा प्रोग्राम उसकी जगह रन कर दिया जाएगा। वो बिजी होगा तो फिर उसकी जगह कोई तीसरा प्रोग्राम रन कर दिया जाएगा जी। तो और जो प्रोग्राम वेटिंग में होते हैं उनको हम क्यू में कहते हैं कि ये क्यू में हैं, अभी वेट कर रहे हैं। और हमारे पास जो है वो क्यू कई तरह की होती है। खैर वो चीज़ हमारा यहाँ पर कंसर्न टॉपिक नहीं है फिलहाल। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो है वो मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा, वन बाय वन इनको चलाया जाएगा और इसमें सीपीयू सिंगल ही यूज़ होगा। एक प्रोग्राम बिजी होगा तो उसकी जगह कोई और प्रोग्राम रन कर दिया जाएगा जो क्यू में आ रहा होगा, जिस जो मतलब तरतीब में आ रहा होगा या जो सीक्वेंस में आ रहा होगा। ओके, अब इसमें देखें कि इस तरह से जो है वो हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होने से बच जाते हैं और बेटर वे में जो है वो कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। यानी कि बहुत से प्रोग्राम्स को हम इकट्ठा ही लोड कर देते हैं और फिर चला रहे होते हैं इनको। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि मल्टीटास्किंग की कोई बात हो रही है, यानी कि जो है वो टास्क हैं वो काफ़ी सारे यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसमें भी क्या चीज़ होती है जी कि बहुत सारे टास्क्स को इकट्ठा परफॉर्म कर सकिए। तो ऑपर में भी हम करते हैं मोस्टली है, हम कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस को एट अ टाइम जो है वो ओपन करके बैठे हुए होते हैं। इवन के मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी हमारी 5-6 एप्लीकेशन मोस्टली जो है वो ओपन हुई भी होती हैं। तो ये मल्टीटास्किंग ही है। इसमें आप चाहे कैलकुलेटर ओपन करके बैठ जाएँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी साथ साथ काम कर रहे हो, साथ आपने गूगल क्रोम भी ओपन किया हुआ हो, साथ आपने जो है वो कोई और काम भी साथ आप इसके कर रहे हो, तो डिफरेंट टास्क जो है वो आप इकट्ठे कर सकते हैं। और इसमें भी सीपीयू जो है वो सिंगल ही यूज़ होता है। इसमें एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे थे, उसको आपने हाइड किया करके कोई दूसरा प्रोग्राम यानी व्हाट्सएप ओपन कर लिया। अब कैलकुलेटर वाली चीज़ क्लोज हो चुकी है, क्लोज तो नहीं हुई, वो डॉर्मेंट यानी पीछे चली गई है। और अब फ्रंट पे कौन सी चीज़ आ गई, हमारे पास व्हाट्सएप आ गया, तो अब व्हाट्सएप यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से जब हम व्हाट्सएप को मिनिमाइज करेंगे तो गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, तो अब व्हाट्सएप और कैलकुलेटर दोनों बैकग्राउंड में चले जाएंगे और फ्रंट पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी गूगल क्रोम। तो इस तरह से हो क्या रहा है यहाँ पर कि सीपीयू तो हमारे पास सिंगल ही है, बट वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में रैपिडली स्विच हो रहा है। कभी एक प्रोग्राम, कभी दूसरा प्रोग्राम, कभी तीसरा प्रोग्राम। लेकिन जो है वो अपेरेंटली यूजर को यही लगता है कि सारे के सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे चल रहे हैं, हालांकि ऐसे होता नहीं है। जो प्रोग्राम आप यूज कर रहे होते हैं वो तो फ्रंट पे होगा, बाकी सारे के सारे बैकग्राउंड में चले जाएंगे। इसमें भी सिंगल सीपीयू यूज होता है। अभी तक हमने जो टाइप्स देखी हैं, एक चीज़ जरा नोट करेंगे कि इसमें जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, इसमें भी जो है वो हमारे पास सिंगल सीपीयू ही यूज हो रहा है। और हमारे पास जो मल्टी प्रोग्रामिंग है इसमें भी सिंगल सीपीयू यूज हो रहा है, और मल्टीटास्किंग के अंदर भी सिंगल सीपीयू ही यूज हो रहा है। फर्क इतना है कि बैच प्रोसेसिंग में एक जैसी जॉब्स के बैच बनाए जाते हैं और फिर उनको वन बाय वन सीपीयू के पास भेजा जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर एक एट अ टाइम काफ़ी सारे प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड कर दिए जाते हैं, वन बाय वन चलाया जाता है, और साथ ही साथ जो है वो अगर कोई प्रोग्राम बिजी है तो फिर उसकी जगह कोई और प्रोग्राम रन कर देते हैं। सीपीयू यहाँ भी सिंगल है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। एंड थर्डली देखा जाए तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी अगेन टास्क तो बहुत सारे हो रहे होते हैं और अपेरेंटली लग भी रहा होता है कि एट अ टाइम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। सीपीयू उनको भी वन बाय वन चलाता है, लेकिन यहाँ पर भी सीपीयू सिंगल है। अब नेक्स्ट बात करें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगेन यहाँ पर भी सीपीयू तो सिंगल ही है। अब इसमें होता क्या है कि लेट्स से कि आप इससे पहले जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन से पहले अगर ये लेफ्ट साइड पर जो डायग्राम है, कंसेप्ट है, इसको देख लें। हमारे पास एक सीपीयू है और ये सर्कल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इन सर्कल्स में से एक जो ब्लू वाला सर्कल है ये टाइम है बेसिकली। अब टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही है, यानी कि ये जो ब्लू वाला सर्कल है 1 यूनिट हमारे पास टाइम है, बाकी सारे के सारे हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है। लेकिन सीपीयू करता क्या है, आप देखें यहाँ पर प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। अब ये सारे के सारे प्रोसेसेस एक्टिव नहीं है। इस वाली डायग्राम में देखा जाए तो प्रोसेस 4 एक्टिव है, जिसके नीचे एक्टिव स्टेट लिखा हुआ है, बाकी सारे के सारे एक्टिव इस वक्त नहीं है। आप इनको पैसिव कह लें या जो है वो बैकग्राउंड कह लें या इनको आप जो है वो डॉर्मेंट जो मर्जी कह लें, लेकिन फिलहाल ये एक्टिव नहीं है। ये इस वक्त जो है वो एक ही प्रोसेस एक्टिव है, प्रोसेस 4। अब वो कह रहा है कि जैसे ही प्रोसेस 4 कंप्लीट होगा तो यही वाला टाइम सीपीयू प्रोसेस 5 को या प्रोसेस 3 को अलॉट कर देगा, और उसमें से फिर जो कंप्लीट होगा फिर, यानी टाइम बड़ा लिमिटेड है, थोड़ा ही टाइम है इसके पास, और यही वाला टाइम जो है ये बारी बारी सबको देता जाएगा। लेकिन ये काम होगा एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत तेज़ी से होगा। अब इस टेक्निक को क्या कहते हैं हम, कि इसमें जो ये छोटा छोटा टाइम हर एक प्रोसेस को दे रहा है, प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसको ये देता जाएगा वो एक्टिव होते जाएंगे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्लाइस। इस टाइम के पार्ट को हम कहते हैं स्लाइस, टाइम स्लाइस कहते हैं, या इसका एक और नेम भी होता है क्वांटम। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि पेपर में अक्सर वो पूछ लेता है कि ये टाइम स्लाइस या क्वांटम क्या चीज़ है, या इवन के जो बहुत से बच्चे जो है वो आगे मिलिट्री के लिए या पुलिस सर्विस के लिए या डिफरेंट जगहों पर अप्लाई भी करेंगे, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा हुआ होता है उन्होंने टेस्ट के दौरान कि ये टाइम स्लाइस या क्वांटम जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या चीज़ है। तो इसका आंसर यही होगा कि ये वो शॉर्ट टाइम होता है जो सीपीयू 1 बाय 1 सारे प्रोसेसेस को दे रहा होता है,
और एक प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वही टाइम फिर वो उठा के अगले को दे देगा, लेकिन ये काम बहुत फास्ट हो रहा होता है, वो जिसको हम टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं, ये आपने चीज़ याद रखनी है। इसमें भी जी सिंगल सीपीयू है, आप देख लें अभी तक जो है वो मल्टीपल सीपीयू की कोई बात नहीं है। अच्छा, स्विचिंग एक्सट्रीमली फास्ट होती है। इसको मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ताकि जो है वो लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स हैं उनको जो है वो एकोमोडेट किया जा सके, उनको जो है फैसिलिटेट किया जा सके। मिसाल के तौर पे ये देखें कि लेट्स से कि प्रोसेस 1 जो है वो एक यूज़र के पास है, प्रोसेस 2 दूसरे यूज़र के पास है, प्रोसेस 3 तीसरे यूज़र के पास है। अब टाइम थोड़ा सा ही है, तो अब क्या होगा जी कि पहले प्रोसेस 1 को टाइम मिलेगा, जब वो कंप्लीट होगा तो फिर प्रोसेस 2 की बारी आएगी, उसको फिर वो टाइम मिलेगा, फिर प्रोसेस 3 की बारी आएगी, इस तरह से सो ऑन ये सिलसिला चलता जाएगा। होता बड़ा फास्ट है। मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तो होते ही फास्ट है, हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। बैंक्स में, एयरलाइंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, तो वहाँ पर हम फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर हार्डवेयर की बात नहीं हो रही, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सारे के सारे टास्क्स को रियल टाइम में कर रहा होता है। रियल टाइम का ये मतलब होता है कि जिस टाइम कोई काम हो रहा है उसी टाइम में इसने उसको परफॉर्म भी करना है। ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये सेंसिटिव एप्लीकेशन के लिए रन करते हैं, और इसमें जो रन होने वाला डाटा होता है तो वो बहुत क्रिटिकल होता है। इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स से मुराद ये है जी कि जो डिसीजन जिस टाइम लेना है उसको हम वेट नहीं करवा सकते, बेशक हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएं, बेशक हमें वो एक्सपेंसिव पड़ जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमने इसमें डिले हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिर वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसमें देखें जी कि रियल टाइम एप्लीकेशन चलती हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और जो क्रिटिकल डाटा सारा का सारा जो है वो इसमें रन हो रहा होता है, वो इमीडिएट रिस्पांस के साथ रन हो रहा होता है, फ़ौरन से उसी टाइम पे। जिस सेकंड में कोई चीज़ हुई उसी सेकंड में उसको वापस मुड़ के रिस्पॉन्स भी करना है। इसमें स्पेशल एप्लीकेशन चलती हैं, और इसमें जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, और साथ ही साथ ये हाईली रिलायबल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस पर रिलाई किया जा सकता है। इसके यूजेस को देखें तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके यूजेस अगर देखे जाएँ तो ये डिफरेंट जो स्पेस के जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर इन कंप्यूटर्स को, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स तो वहाँ पर मोस्टली सुपर कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। उसी तरह से जो रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं, पाकिस्तान में तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, और उसको कंट्रोल करना बाद दफ़ा इंसानों के बस की, ह्यूमन के बस की बात नहीं होती। तो वहाँ पर फिर इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को वो यूज़ करके ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, जहाँ पर जो है वो डेली मिलियंस ऑफ जो है वो गाड़ियाँ जो है वो रोड से क्रॉस होती हैं, और अगर एक छोटी सी गलती से जो है वो कई हफ्तों तक ट्रैफिक बंद हो सकती है, जैसा कि जो है वो चाइना के मुख्तलिफ सिटीज़ में अक्सर ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पर इन ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। एंड बाकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसा कि अब ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पर तो टेम्परेचर के लिए एक सेकंड मैटर करता है। तो ज़रा सा अगर कोई गलती हुई तो पूरी की पूरी रिफाइनरी ब्लास्ट हो सकती है, या उसकी फंक्शनैलिटी ख़राब हो सकती है। तो दैट इज़ वाई फिर जो है वो वहाँ पर इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है जी। ओके, तो ये था हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेंसिटिव होता है, जो काम जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे इसने करना है, ये पेंडिंग नहीं छोड़ेगा, टाइम शेयरिंग नहीं करेगा, स्लाइसिस नहीं बनाएगा, बैचेज नहीं बनाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये जिस टाइम में कोई काम होना है उसी इंस्टेंस में इसने उसको परफॉर्म भी करना है वापस मुड़ के। ओके, अब यहाँ तक सारे सिंगल सीपीयूज चले आ रहे थे इससे पीछे। अब यहाँ से आगे जो नेम है वो आपके सामने है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप ये देखें कि एक सिंगल मेमोरी है और इसको बहुत सारे सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि CPU 1, CPU 2, IO का प्रोसेसर अलग है, IO यूनिट्स जो हैं वो अलग हैं, हर चीज़ का अलग अलग प्रोसेसर होगा इसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स आ जाते हैं, तो इसमें एक दो भी हो सकते हैं CPUs, एक तो नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा कई हो सकते हैं, 2, 4, 8, 16, 32 हज़ारों की तादाद में CPUs इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि एक ही मेन मेमोरी को ये सारे शेयर करेंगे, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी एक ही जैसी होंगी सबके पास, लेकिन उसके अंदर CPUs ज़्यादा लगे हुए होंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी जब टास्क करना है तो उसको डिफरेंट CPUs के हवाले कर देते हैं। ठीक है जी, इस प्रोग्राम का ये वाला पार्ट CPU 1 कर ले, ये वाला पार्ट CPU 2 कर ले, ये वाला पार्ट CPU 3 कर ले। तो इस तरह से जो काम 10 मिनट में होना है, तो अगर मल्टीपल CPUs लगे हुए हैं तो वो 10 मिनट को सारे CPUs डिवाइड कर लेंगे, तो हो सकता है कि वही काम 10 मिनट का काम 1 मिनट में ये सारे CPUs मिलकर कर दें। और ये सारा का सारा प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड होता है, बेतरतीब अंदाज में नहीं होता, इसके लिए पूरी की पूरी एक साइंस है। क्लॉक हाईली सिंक्रोनाइज्ड होती है इसकी, और इसमें जो है वो जितने भी CPUs हैं वो साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे होते हैं। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़े उसमें CPU ज़्यादा नहीं थे, इस वाले में CPU ज़्यादा है, ये फ़र्क आपने याद रखना है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर याद रखना है आपने। ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसर को आपने मिक्स नहीं करना। मल्टी प्रोग्रामिंग में ज़्यादा CPUs नहीं होता, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद जो इन कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, और इनको डिज़ाइन करना मुश्किल है और मेंटेन करना भी मुश्किल है डेफिनेटली। लेकिन ये हैं बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं ये, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। मल्टी का मतलब
बहुत सारे, और प्रोसेसर आपको पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ओके, अब इसके साथ साथ देखा जाए तो जो हमारे पास नेक्स्ट वाली टाइप है दैट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये देखते हैं कि इसमें जो है वो एक पैरेलल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स डेवलप हुए होते हैं, तो उनको पैरेलल ही इनको जो है वो हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर यूज़ होते हैं। जिस तरह से अभी पहला वाला आपने देखा था ये मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसर्स एट अ टाइम यूज़ हो रहे होते हैं। और इसमें आप डायग्राम में देख लें तो प्रोग्राम है, इसके टास्क बनाए गए, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट टास्क बनाए गए और फिर उनको साइमल्टेनियसली चलाया गया, इकट्ठे तीनों चलेंगे। चलने के बाद जो है वो इसका रिजल्ट हमारे पास सीपीयू निकाल के हमें दे देगा। और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स एट अ टाइम चल रहे होते हैं। मतलब ये है कि हो सकता है कि टास्क 1 को जो है वो एक प्रोसेसर कर रहा हो, टास्क 2 को जो है वो दूसरा प्रोसेसर कर रहा हो, और टास्क 3 को जो है वो थर्ड प्रोसेसर हमारे पास यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हो, और ये पैरेलल हो रहे होते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको ज़्यादातर जो है वो हम सुपर कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं, और इन सुपर कंप्यूटर्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स हो सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड से क्लियर है कि ये कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई भी है, यानी कि इसका एक पार्ट किसी एक जगह पे होगा, दूसरा पार्ट किसी एक जगह पे होगा, तीसरा पार्ट किसी एक जगह पे होगा, डिफरेंट जगहों पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हुई भी होगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, मिसाल के तौर पे कि एक जो है वो एक कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क में डेटाबेस का सर्वर अलग जगह पर रखा हुआ है, और कंप्यूटर का नोड जो है वो अलग जगह पर है, वर्क स्टेशन अलग जगह पे हैं, कम्युनिकेशन जो है वो वर्क स्टेशन अलग जगह पे हैं, और साथ ही साथ टर्मिनल्स अलग जगह पर हैं, और फाइल सर्वर्स डिफरेंट सर्वर्स मतलब अलग अलग जगहों पर रखे हुए हैं। जैसे से आप एक गेम खेलते हैं पबजी, तो इसमें आप देखते हैं कि इसके सर्वर्स जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में लगे हुए हैं, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो एक जगह पर नहीं है ये, मतलब अगर एक जगह से इसको खत्म भी कर दें तो बाकी जगहों पर इसका वजूद रहना है, दूसरी जगह से भी खत्म कर दें, जब तक लास्ट इसका यूनिट मौजूद है तब तक इसका जो है वजूद रहेगा। इसी तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें होता क्या है कि एक ही एप्लीकेशन को आप डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पर 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 में से आप इसमें एप्लीकेशन को एक के ऊपर रन करें, और उसको आप एक्सेस जिसमें से मर्जी कर लें जाके, चाहे वो सेकंड में से कर लें, थर्ड में से, फोर्थ में से, फिफ्थ में से, किसी भी जगह बैठ के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो चीज़ नेटवर्क के अंदर जुड़ी होनी चाहिए। और इसके अंदर एक्चुअल में यूज़र को ये नहीं पता होता कि इन 10 कंप्यूटर्स में से या 9 या जितने भी होंगे इसके अंदर कि एक्चुअल में जो एप्लीकेशन है वो किसके ऊपर रन हो रही है। ठीक है, वो लग एक ही रहा होता है, एज अ होल वो एज अ वन एक्ट कर रहा होता है वो। और इसके अंदर जो है वो एक टेक्निक इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं लोड बैलेंसिंग टेक्निक, और उस लोड बैलेंसिंग टेक्निक की वजह से जो है वो ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर रहा था। मतलब इसमें किसी एक चीज़ के ऊपर लोड नहीं आता, जितने भी इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, हर कंपोनेंट अपने हिस्से का बोझ खुद उठाता है, अपना लोड खुद उठाता है जी। और लास्ट वन इज एम्बेडेड ओएस। एम्बेडेड का ये मतलब होता है कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर फिट हुई भी हो, और उसके अराउंड कोई मैटर या कोई मैस जो है वो उसने उसको सराउंड किया हो, यानी कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के इनसाइड फिट हुई भी हो और उसके दाएं बाएं कोई चीज़ घेरा किए हुए हो, तो इस चीज़ को हम कहते होते हैं एम्बेडेड, यानी फिट हो। सादा सी बात है, फिट हुआ हुआ हो अगर वो चीज़ फिट हुई हुई हो उसके अंदर तो। ओके, ये एक बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब ये चीज़ों के अंदर बिल्ट इन होता है। आमतौर पर इसको वन टाइम ही इसको हम बिल्ट इन मतलब इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ये दोबारा इंस्टॉल उसके अंदर नहीं किया जाता। जो है वो ये एम्बेडेड होता है किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर के अंदर। इसकी एग्जांपल ऐसे देखी जा सकती है, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर देते हैं। टीवी है या कैमरा है या वॉशिंग मशीन है, जो डिजिटल वाली वॉशिंग मशीन, पुरानी वाली नहीं, जो न्यू वाली हैं डिजिटल वाली हैं, उनके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे इस मशीन को आप ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद रन हो जाया करेगा। तो ये इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ होते हैं। ये निस्बतन न्यू टेक्नोलॉजी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक न्यू टाइप है। तो हमारे पास जो है वो आज हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखे उसमें जो है वो सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग था, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग था, फिर मल्टीटास्किंग था, फिर टाइम शेयरिंग था, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर मल्टी प्रोसेसर था, यहाँ से आगे मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज हुए थे, पैरेलल प्रोसेसिंग था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें से जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस पर लॉन्ग नोट आमतौर पर देखा गया, लेकिन शॉर्ट भी किसी एक पर पूछा जा सकता है, और एमसीक्यूज आपने इसमें से देख लेने और शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसमें से लाजमी देख लेने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी चीज़ अगर पूछनी हो तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपके उन क्यूरीज को या उन क्वेश्चंस को आंसर करें। और इस वीडियो को आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बार बार आप इसको देखें, इसको समझें, ताकि आपको जो है वो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे जी। थैंक यू।